नमस्कार, मैं हूं सचिन, लेकर हाजिर हूं जो कहेंगे सच कहेंगे। एक सरकार की असल में जिम्मेदारी क्या होती है? यही ना कि देश में अगर कुछ भी इधर उधर हो रहा है तो उसे कानून के दायरे में रहकर खत्म करे, कुछ गलत हो रहा है तो उसे खत्म करे, या उसके नाम पर सिर्फ हल्ला करना सरकार का काम है। मौजूदा सरकार के बड़े नेताओं के भाषणों से तो कम से कम यही लगता है। पीएम मोदी से लेकर गृहमंत्री अमित शाह समेत बीजेपी के कई बड़े नेताओं का बयान आपने बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर के जरूर सुना होगा। हर बार वही बात कि घुसपैठिए देश के लिए खतरा है और हम इसे बाहर करके रहेंगे। आज अमित शाह ने एक बार फिर बांग्लादेशी घुसपैठियों का जिक्र कर कांग्रेस पर निशाना साधा और असम के लोगों से तिबारा बीजेपी सरकार बनाने की अपील की। तो सवाल यह कि घुसपैठियों को बना आधार कब तक बीजेपी बनाती रहेगी सरकार? क्या असम और बंगाल जैसे राज्यों में चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी के पास कोई और मुद्दा नहीं है? और पिछले 11 साल में बीजेपी की सरकार ने कितने घुसपैठियों को देश से बाहर निकाला? उसके बाद रुक करेंगे आज की दूसरी बड़ी स्टोरी का, देश की न्याय व्यवस्था से जुड़ी। क्या अदालतों में बैठे जजों से भी भारी मिस्टेक होती है? कुलदीप सेंगर को पहले 10 साल की सजा, फिर सजा पर रोक और अब सजा बरकरार। अलग अलग कोर्ट के इन फैसलों के पीछे क्या है आधार? और क्या अदालतों के फैसले सड़क पर होने वाले आंदोलनों से भी तय होते हैं? तो आज इसी पर जो कहेंगे सच कहेंगे। सियासत में एक कहावत है कि अगर कोई मुद्दा आपको सत्ता दिलाता है तो उस मुद्दे को तब तक जिंदा रखो जब तक वो मुद्दा आपको सरकार बनाने के लिए बहुमत दिलाता रहे। बीजेपी के लिए घुसपैठिया भी मानो एक ऐसा ही मुद्दा है। बांग्लादेश से सटे असम और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में बीजेपी इसी मुद्दे पर कई चुनाव लड़ चुकी है। इस मुद्दे ने बीजेपी को पश्चिम बंगाल में भले ही अब तक सत्ता न दिलाई हो, मगर प्रदेश में बीजेपी का ग्राफ काफी तेजी से बढ़ा है। पिछले 2 चुनाव में ही बीजेपी पश्चिम बंगाल में 3 से 77 के आंकड़ों तक पहुंच गई है, 77 सीटों तक पहुंच गई है और इस वक्त प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी है। इस बार के बंगाल चुनाव में भी बीजेपी का एकमात्र सबसे बड़ा एजेंडा यही घुसपैठिया है, जबकि असम में पिछले 2 बार का चुनाव जीतकर बीजेपी सत्ता में काबिज है। अब के बार भारतीय जनता पार्टी असम में सत्ता की हैट्रिक लगाने की तैयारी में है, लेकिन बावजूद इसके आज भी बीजेपी के पास बांग्लादेशी घुसपैठियों के अलावा कोई और बड़ा मुद्दा नहीं है। सीएम बनने से पहले और उसके बाद हेमंता बिस्वा शर्मा जहां इस एजेंडे पर अपनी सियासत की धुरी को आगे बढ़ाते रहे हैं, वहीं पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी इसी मुद्दे पर एक बार फिर असम का चुनाव लड़ने की तैयारी में है। गृहमंत्री अमित शाह आज असम के नगांव दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने बोरदुआ में एक रैली को संबोधित करते हुए घुसपैठिए का मुद्दा उठाकर इसके लिए फिर से कांग्रेस को कसूरवार ठहरा दिया। अमित शाह ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वो बांग्लादेशी घुसपैठियों को अपना वोट बैंक समझती है और इसीलिए कांग्रेस ने असम में घुसपैठियों को बचाया है। साथ ही शाह ने लोगों से यह भी अपील की कि एक बार फिर बीजेपी की सरकार बना दीजिए, असम समेत पूरे देश से घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर निकाल देंगे। और इन्होंने क्या किया? घुसपैठिए घुसाए,
वोट बैंक बढ़ाने के लिए आसाम की संस्कृति का हास किया, आसाम के संस्कार को, आसाम के साहित्य को, आसाम के पहरवेश को, आसाम की पूरी संस्कृति का नीचे ला जाने का काम कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस पार्टी सालों तक इनको आगे बढ़ाते रही। बात तो असम की संस्कृति की, परंतु 1983 में IMDT एक्ट लाकर उन्होंने घुसपैठिए को यहां बसने का कानूनी रास्ता बनाया। एक और 5 साल भाजपा की झोली में आसाम सरकार डाल दो, पूरे आसाम को हम घुसपैठियों से मुक्त कराएंगे, घुसपैठियों से मुक्त कराएंगे। ये हमारा संकल्प है। जो घुसपैठियों को वोट बैंक समझते हैं, ये लोग वो नहीं कर सकते हैं। घुसपैठिया देश की सुरक्षा के लिए, आसाम की संस्कृति के लिए बहुत बड़ा खतरा है। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है न केवल आसाम, पूरे देश से चुन चुन कर हम घुसपैठिए को निकालने का काम करेंगे, चुन चुन कर। अब सवाल उठता है कि आखिर केंद्र में 11 साल से आपकी सरकार है। 2014 से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं और 2019 से खुद अमित शाह देश के गृहमंत्री, होम मिनिस्टर। यही नहीं, पिछले 10 साल से असम में भी बीजेपी की ही सरकार है। पहले 5 साल सर्बानंद सोनोवाल और पिछले 5 साल से हेमंता बिस्वा शर्मा के हाथों में असम सरकार की कमान है। फिर भी अब तक असम अवैध घुसपैठिया मुक्त क्यों नहीं हुआ? आप बताइए ना। असम से बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर करने के लिए बीजेपी सरकार ने क्या ठोस कदम उठाए हैं? पिछले 10 सालों में कितने बांग्लादेशी घुसपैठियों को बीजेपी सरकार असम से उसने बाहर निकाला है? पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी घुसपैठियों का मामला उठा रही है। हाल ही में बंगाल में वोटर वेरिफिकेशन के लिए SIR का काम हुआ है। उसमें बीजेपी ने कितने अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान कराई है और पूरे देश से अब तक पिछले 10 सालों में जब से बीजेपी सरकार आई है तब से कितने अवैध बांग्लादेशियों को देश से बाहर निकाला है? तो आपको इन तमाम सवालों का जवाब हम बताएंगे और जब आप इन सवालों का जवाब सुनेंगे तो यकीनन हैरान हो जाएंगे, क्योंकि इसका जवाब घुसपैठियों के नाम पर पिछले कई सालों से चुनावी ढोल पीटने वाली मौजूदा सरकार की पूरी पोल पट्टी खोलकर रख देगा। आपको साल दर साल आंकड़ों के साथ बताएंगे कि मौजूदा सरकार अपने कार्यकाल के बीते 10 सालों में देश से कितने बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान करके उसने उन्हें बाहर भेजा है। लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं जो बताती है कि बीजेपी और सरकार के बड़े नेताओं की ओर से घुसपैठियों को लेकर किए जा रही बयानबाजी का असर देश में किस कदर हो रहा है। आधार कार्ड देखा नहीं मैंने आधार कार्ड देखा। तस्वीरें ओडिशा के बालासोर रेलवे स्टेशन की हैं। यहाँ एक शख्स को भीड़ सरेआम बेरहमी से पिटाई करती नजर आ रही है। वीडियो में सुना जा सकता है कि उस भीड़ में मौजूद लोग एक शख्स के आधार कार्ड की मांग कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही शख्स ने उस पर अपना जवाब दिया, भीड़ में मौजूद एक शख्स उस पर थप्पड़ बरसाने लगा। इसके बाद उस शख्स पर लात घूंसों की बारिश होने लगी। इसके बाद वीडियो में भीड़ की ओर से जय श्री राम बुलवाने की आवाज सुनी जा सकती है। Why?
आरोप है कि भीड़ ने शख्स को अवैध प्रवासी होने के शक में पिटाई की। तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो सियासत तेज हो गई। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने अपने एक्स पोस्ट पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि कल देर रात बीजेपी समर्थित गुंडों ने ओडिशा के बालासोर में गरीब प्रवासी मजदूरों के साथ जोर जबरदस्ती करके उनसे जय श्री राम के नारे लगवाए। ये गुंडागर्दी करने वाले दहशतगर्द प्रभु राम के उपासक नहीं हो सकते। इन सब को पुलिस का कोई भय क्यों नहीं? हालांकि इस तरह का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले ओडिशा के ही संबलपुर जिले में बीते 24 दिसंबर को बौखलाई भीड़ ने बांग्लादेशी होने के शक में एक युवक को पीट कर मार डाला था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मृतक की पहचान पश्चिम बंगाल के रहने वाले 30 साल के प्रवासी दिहाड़ी मजदूर जोएल शेख के रूप में हुई थी, जो अपने काम से लौटकर शांतिनगर इलाके में एक चाय की दुकान पर रुका था। तभी 4-5 अज्ञात लोग वहां आ धमके और उस पर बांग्लादेशी होने का आरोप लगाने लगे। भीड़ में शामिल लोगों ने उससे पहले पहचान पत्र मांगा। मजदूर जोएल शेख ने अपनी वैध आईडी दिखाई, लेकिन हमलावरों ने उसे फर्जी बताकर उसे पीटना शुरू कर दिया और इस हद तक पीटा कि उसने मौके पर दम तोड़ दिया। हालांकि इस घटना में पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार जरूर कर लिया, मगर ये तस्वीर बताती है कि लोगों के मन में अब नफरत किस कदर घर कर गई है। अब आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। आपका भाषा क्या भाषा? गाँव किधर है? तुम्हारा गाँव किधर है? बांग्लादेशी? तुम बांग्लादेशी? वो मेरा बहन को लिखा है। बहन में बांग्लादेशी। और तुम्हारे गांव में कहाँ है तुम? 2 ठोक हमारे था बांग्लादेशी। और बांग्लादेशी 2 ठोक ये आपका बांग्लादेशी? ये तस्वीर केरल के पलक्कड़ जिले की है, जहां बीते 17 दिसंबर को कुछ लोगों ने इस शख्स के मुंह से जैसे ही बांग्लादेशी होने के सवाल के जवाब में हाँ सुना, सवाल पूछने वाला शख्स थप्पड़ों की बारिश कर देता है। इसके बाद भीड़ ने इस शख्स को इस कदर पीटा कि उसकी मौत हो गई। मामला पुलिस तक पहुंचा और पुलिस ने जब छानबीन की तो पता चला कि शख्स का बांग्लादेश से कोई वास्ता नहीं था। ये तो छत्तीसगढ़ के शक्ति जिले का रहने वाला था और नाम राम नारायण बघेल था, जो केरल में काम की तलाश में आया था। इस बीच वो भटकते हुए वाल्यार गांव पहुंच गया, जहां नफरती सोच रखने वाले कुछ लोगों ने उसे बांग्लादेशी होने के शक में मौत के घाट उतार दिया। लोगों ने इससे पहले चोरी के शक में पकड़ा और फिर बेरहमी से पिटाई कर दी। पुलिस के मुताबिक राम नारायण नशे की हालत में था, लेकिन उसके पास से चोरी का कोई सबूत नहीं मिला है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक राम नारायण के शरीर का ऐसा कोई हिस्सा नहीं था जहां चोट ना पहुंची हो। उसके शरीर पर 80 से ज्यादा चोटों के निशान थे। मजदूर की छाती और सिर पर गंभीर चोटों के साथ खून ज्यादा बह गया, जिससे उसकी मौत हो गई। जाहिर है इन सब के पीछे वही नफरत वाली मानसिकता है जिसका आशय किसी न किसी रूप से सत्ताधारी पार्टी के नेताओं के जरिए कुछ खास लोगों को मिलता है। लेकिन जब इसे हकीकत के तराजू पर तौलेंगे तो घुसपैठियों के मुद्दे पर सरकार की ओर से अब तक जो काम किया गया है उसका पलड़ा काफी हल्का नजर आएगा। ये स्टैटिस्टिक्स आपको दिखाते हैं, ये आंकड़ा आपको दिखाते हैं। कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार के दौरान 2005 से 2013 तक यानी 9 सालों में 88,792 बांग्लादेशियों को भारत से निकालकर वापस भेजा गया था। लेकिन मौजूदा मोदी सरकार में 2014 से लेकर 2024 तक यानी 10 साल में महज 3,568 बांग्लादेशियों को ही भारत से डिपोर्ट किया गया है। साल दर साल के हिसाब से देखिए 2005 में 14,916, 6 में 13,692, 7 में 12,135, 8 में 12,625, 9 में 10,602, 2010 में 6,290, 11 में 6,761, 12 में 6,537 और 2013 में 5,234 बांग्लादेशियों को केंद्र सरकार ने भारत से निकालकर वापस बांग्लादेश भेजा। इसके बाद 2014 में सरकार बदल जाती है।
नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी की सरकार आती है और अवैध बांग्लादेशियों को देश से बाहर निकालने की रफ्तार धीमी पड़ जाती है। मोदी सरकार के आने वाले साल यानी 2014 में 989 बांग्लादेशियों को ही भारत से वापस भेजा गया। 15 में 474, 16 में 308, 17 में 51, 18 में 445, 2019 में 229, 2021 में 246, 22 में 50, 23 में 411, 24 में महज 295 बांग्लादेशियों को मोदी सरकार ने भारत से वापस बांग्लादेश भेजा। इसमें से 2019 तक के आंकड़े राज्यसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में सरकार की ओर से दिए गए जवाब पर आधारित हैं, जबकि बाकी साल के आंकड़े अलग अलग माध्यमों से लिए गए हैं। एक रिपोर्ट में गृह मंत्रालय के अधिकारियों के हवाले से यह बताया गया है कि इस साल 25 दिसंबर 2025 तक लगभग 2200 बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया गया। इन तमाम आंकड़ों को जोड़ लें तो भी सरकार के नेताओं की जो बयानबाजी है और उसमें जो अवैध बांग्लादेशियों की संख्या है, उसके मुताबिक मौजूदा मोदी सरकार की ओर से डिपोर्ट किए गए बांग्लादेशियों की, घुसपैठियों की जो संख्या है वो नाकाफी है। ये बताता है कि घुसपैठियों के मामले में हकीकत बीजेपी के नेताओं के दावे से बहुत बहुत अलग है। आगे बढ़ते हैं, दूसरी बड़ी स्टोरी का रुख करते हैं। उन्नाव रेप केस में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट में दोषी ठहराए गए पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत देने से दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा थी। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जी की माहेश्वरी और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने मामले की सुनवाई की और बेंच ने दोनों पक्षों की करीब 40 मिनट तक दलीलें सुनी। इसके बाद फैसला सुनाया। ये मामला साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यूपी से दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में शिफ्ट हुआ था। 30 हजारी कोर्ट ने 21 दिसंबर 2019 को कुलदीप सेंगर को दोषी माना था। आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में कुलदीप सेंगर को भी दोषी माना था और 10 साल की सजा सुनाई थी। लोअर कोर्ट के फैसले के खिलाफ कुलदीप सेंगर ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था, याचिका दी थी। दिल्ली हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई होती है। 23 दिसंबर 2025 को हाई कोर्ट दोषी कुलदीप सेंगर की सजा को निलंबित कर देती है और शर्तों के साथ सेंगर को जमानत दे दी जाती है। हाई कोर्ट ने सेंगर को पब्लिक सर्वेंट नहीं माना और कहा कि पॉस्को एक्ट का उल्लंघन पूरी तरह से इस केस में साबित नहीं होता। हालांकि कोर्ट के आदेश के बावजूद सेंगर जेल से बाहर नहीं आ पाया क्योंकि दूसरे केस में सजा सुनाई गई है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद पीड़िता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में 3 दिन पहले याचिका लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। कुलदीप सेंगर की जमानत पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप सेंगर को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है और अब मामले में 4 हफ्ते बाद सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की बेंच ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुना। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि पॉस्को कानून के तहत एक पुलिस कांस्टेबल को तो लोक सेवक माना जाए, पब्लिक सर्वेंट माना जाए, लेकिन किसी निर्वाचित जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक इस दायरे से बाहर कर दिया जाए। अदालत को यह असमानता परेशान कर रही है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने अहम टिप्पणी की। हाईकोर्ट का आदेश जिन जजों ने दिया है वो देश के बेहतरीन जजों में गिने जाते हैं, लेकिन गलती किसी से भी हो सकती है। कोर्ट को लगता है कि मामले में अहम सवालों पर विस्तार से विचार जरूरी है। आमतौर पर कोर्ट का सिद्धांत है कि किसी दोषी या विचाराधीन कैदी को रिहा कर दिया गया हो तो बिना उसे सुने ऐसे आदेशों पर रोक नहीं लगाई जाती, लेकिन इस मामले में परिस्थितियां अलग हैं।
क्योंकि आरोपी दूसरे मामले में पहले से दोषी ठहराया जा चुका है। ऐसे में दिल्ली हाईकोर्ट के 23 दिसंबर 2025 के आदेश पर रोक लगाई जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने जिन बिंदुओं पर अहम सवाल उठाकर जमानत पर रोक लगाई है, उन्हें अगर देखें तो कोर्ट ने कहा, पॉक्सो कानून में लोक सेवक की परिभाषा में असमानता क्यों है? विधायक या सांसद को इसके दायरे से बाहर क्यों रखा जाना चाहिए? क्या पीड़िता के नाबालिग होने की स्थिति में अभियुक्त के लोक सेवक होने का सवाल अप्रासंगिक नहीं हो जाता? हाईकोर्ट ने अपने आदेश में धारा 376(2) में कहा कि कहां और कैसे इसे देखा। धारा 376(2) के तहत दोष सिद्ध हुआ, फिर जमानत क्यों दे दी गई? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने फैसला सुनाते समय माना कि हाई कोर्ट के जजों से गलती हुई है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या अदालतों में बैठे जजों से भी भारी गलती होती है? दूसरा, जज अगर गलत फैसला दे तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? और क्यों बार बार सुप्रीम कोर्ट में ही न्याय का तराजू दिखता है? ये सवाल इसलिए भी उठते हैं क्योंकि न्याय के लिए लोगों को सड़क पर उतरना पड़ता है, लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है। उन्नाव रेप केस में भी ऐसा ही देखने को मिल रहा है। उन्नाव रेप केस पे सुप्रीम कोर्ट के सवाल और फैसला यूं ही नहीं आया है। इसके पीछे छिपी है 6 दिन से राजधानी में चल रहे संघर्ष की कहानी। 23 दिसंबर को जब दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले में लोअर कोर्ट से दोषी ठहराए गए पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर को जमानत दी तो भूचाल आ गया। पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए महिलाएं सड़कों पर उतर आई। पीड़िता अपनी मां के साथ दिल्ली के इंडिया गेट पर धरने पर बैठ गई। हालांकि पुलिस ने उन्हें वहां से हटा दिया, जिसके बाद आक्रोश और बढ़ गया और जंतर मंतर पर जोरदार प्रदर्शन हुआ। सैकड़ों की तादाद में लोग हाई कोर्ट के फैसले के विरोध में खड़े हो गए और सुप्रीम कोर्ट से न्याय की गुहार लगाई। पीड़िता ने 24 दिसंबर को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। पीड़िता ने बताया कि राहुल गांधी ने फोन करके मिलने के लिए बुलाया था। सोनिया गांधी ने भी पीड़िता से मुलाकात की। इस दौरान राहुल ने पीड़िता को न्याय और सुरक्षा दिलाने का भरोसा दिलाया। नीचे रखो आईडी। गुहार लगाई, मैं प्रधानमंत्री से मिलने की गुहार लगाई, मैंने सबसे मिला लेकिन हमसे कोई नहीं मिला। और राहुल भैया का सामने से फोन आया और सामने से हमको बुलाया और मैं उनसे मिलने गई। उन्होंने मुझे न्याय का आश्वासन दिया और न्याय की लड़ाई के लिए आगे के लिए। राहुल गांधी से मुलाकात से पहले पीड़िता ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से मिलने की इच्छा जाहिर की, न्याय की गुहार लगाई। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है तो पीड़िता फूट फूट कर रोने लगी। कहा कि फैसले से खुश है, लड़ाई को जारी रखेगी और सेंगर को फांसी की सजा दिलाकर रहेगी। मुझे सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है, रहेगा। अभी मेरी लड़ाई तो बाकी है, अभी तो उसको फांसी तक लेके जाना है, तभी तो मेरे पिताजी को और हमें इंसाफ मिलेगा। एक इज्जत, उन्होंने इज्जत में एक लड़की के साथ रेप किया, हमारे साथ रेप किया, तभी तो हमें इंसाफ है जब उसको फांसी होगी। जैसे मेरी निर्भया बहन को फांसी दी गई, उनके दोषियों को, वैसे हमारे भी दोषियों को फांसी दी जाए। भैया अभी खड़ा होकर लेंगे। हाँ, मैं समझ गया। तो अब आप कोर्ट से सीधा आप अपने एडवोकेट से मिलने के लिए आई हैं। जी, क्या कुछ मेरी आगे की तैयारी, मेरी आगे की लड़ाई भी बाकी, मैं लड़ाई संघर्ष कर रही हूँ, संघर्ष मेरा जारी रहे। सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद। सुप्रीम कोर्ट ने मेरे साथ न्याय किया है, सुनने के लिए उनको धन्यवाद। पर यूपी सरकार, दिल्ली सरकार, अमित शाह थे, हमको यही भरोसा है कि जब सिक्योरिटी मेरे बच्चों को दे देंगे तो हमारे बच्चे सेफ रहेंगे, हम सेफ रहेंगे। मेरे बच्चों को सिक्योरिटी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पीड़िता के वकील महमूद प्राचा ने भी संतुष्टि जताई और कहा कि हमें राहत मिली है, लेकिन इस केस में अभी और कई पहलू हैं। तब मैं इन्हें ये बता सकता हूं कि आपके पास अभी बहुत छोटी सी रिलीफ मिली है। बिल्कुल हमें इसको विक्ट्री नहीं कहना चाहिए, मैं इसको विक्ट्री नहीं कह रहा हूं, ये विक्ट्री नहीं है। ये एक छोटा सा सांस लेने का मौका विक्टिम और उसको परिवार को मिला है। इसके अलावा इस फैसले को मैं कुछ भी नहीं देख सकता, क्योंकि जो सीबीआई ने जो स्टैंड लिया है
जो हमें डर था वही किया उन्होंने। बहुत लिमिटेड पॉइंट पे स्टैंड लिया है उन्होंने, और जो हमारे सबसे मजबूत ग्राउंड थे उनको रेज ही नहीं किया, जो जजमेंट में भी मौजूद हैं। और अगर सीबीआई के पास तो हमारी रिटर्न सबमिशन भी मौजूद थी ना, जो हमने हाईकोर्ट में फाइल की थी, ना उन्होंने हमसे कंसल्ट किया ताकि हम उनकी पिटीशन बेहतर बनाने की कोशिश करते, ना उन्होंने हमें पार्टी बनाया, और कोशिश ये की कि हमें लास्ट मोमेंट तक उनकी जो एसएलपी फाइल है वो भी ना मिले। मुझे खुशी है, मैं सत्यमेव जयते ही बोलना चाहूंगी, और मैं चाहती हूं कि हमारे देश की जिस जनता का सहयोग रहा इस बिटिया के साथ, आप लोगों का तो सबसे ज्यादा सहयोग रहा, मीडिया बंधुओं का तो सबसे ज्यादा सहयोग रहा, और डे 1 से आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं इस पीड़िता को, उसकी वजह से। और स्पेशली सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत सेंसिटिविटी से इसको डील किया है, हमें इस चीज को अप्रिशिएट करना चाहिए। हाईकोर्ट का ऑर्डर बहुत गलत था और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को समझा। उन्नाव रेप केस पे सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों ने प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस नेता अलका लांबा ने कहा कि न्याय की उम्मीद को सुप्रीम कोर्ट ने जिंदा रखा है। उसके साथ खड़े हुए एक एक शख्स की ये बहुत बड़ी जीत है, और तमाचा जोरदार उनके मुंह पर पड़ा है, जिन्होंने इस लड़ाई को कमजोर करके कुलदीप सिंह सेंगर जैसे नाबालिग बेटी के बलात्कारियों को बचाने की, हत्यारों को बचाने की कोशिश की। उनके मुंह पर जोरदार तमाचा है।